नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चार्ज यानी कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कूलाम लॉ क्या होता है। हमने उसके सिद्धांत के बारे में जाना। हमने ये भी देखा था बच्चों कि कूलाम लॉ को पहले स्केलर फॉर्म में यानी कि परिमाण के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है या उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा था कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से कूलाम लॉ को समझते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कूलाम लॉ को मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि कूलाम लॉ के द्वारा जो हमने देखा था कि 2 पॉइंट चार्जों के बीच में जो बल लगता है जब 2 पॉइंट चार्ज रहते हैं और एक निश्चित डिस्टेंस पे यानी r डिस्टेंस पे अगर रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है उसका परिमाण कैसे निकाला जाता है। या और उसके बाद हमने देखा था कि सदिश फॉर्म में यानी कि वेक्टर फॉर्म में कूलाम लॉ को कैसे लिखते हैं, या उसको हमने समझा था कि वेक्टर फॉर्म में कैसे कूलाम लॉ को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, आज हम लोग जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में जानेंगे, यानी कि अपेक्षित विद्युतशीलता के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, अपेक्षित विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं। और बच्चों, हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये परमिटिविटी जो टर्म है बच्चों, ये विद्युतशीलता, जो परमिटिविटी शब्द है, हम लोग जानते थे कि जो एप्सिलम करके बच्चों हम लोग ये जो एप्सिलम नॉट या एप्सिलम 0 जो इसको बोलते हैं, ये क्या रहता है। बिल्कुल, ये जो है परमिटिविटी बताता, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बताता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। कहाँ पे था ये एप्सिलम नॉट? बिल्कुल, कूलाम लॉ के द्वारा जो हमने देखा था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो बल लगता है जब वो दोनों इक्वल r डिस्टेंस पे हैं, तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था बच्चों। कैसे हम लोग उसको कूलाम लॉ के द्वारा बल कैसे लगता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। अगर 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे अगर मान लो Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है बच्चों, और ये जो है अगर इनके बीच में r डिस्टेंस होता है तो ये बल कितना लगता है। बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये हमने जाना था। तो इसमें जो ये एप्सिलम है बच्चों, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस में जब आप बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं या फ्री स्पेस की बात करते हैं, तब ये एप्सिलम नॉट या एप्सिलम 0 के रूप में रहता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि जब 2 पॉइंट चार्ज जो है बच्चों, जब किसी मीडियम में अगर डाल दिया जाए या किसी मीडियम में हो कोई 2 पॉइंट चार्ज, तो उसके बीच में जो लगने वाला बल क्या होगा, और उसको अगर फ्री स्पेस से कंपेयर करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो क्या वैल्यू आती है। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी बच्चों वही होगी अपेक्षित विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक ऐसे मान लीजिए एक वेसल लेते हैं। एक वेसल, इसके अंदर कोई भी एक मीडियम है, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या कोई भी ऐसा, मतलब कुल मिला के वो फ्री स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि वैक्यूम या फ्री स्पेस नहीं रहेगा। तो इसके बीच में बच्चों ये अगर 2 चार्ज है रख दिया गया, ये बच्चों ये कोई वो है, इसमें ये 2 कोई चार्ज है, ये आपको मान लीजिए यहाँ पे Q1 डैश ले लेते हैं और यहाँ पे Q2 डैश ले लेते हैं। क्या है फिर बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे ऐसे लगा दिए तो वो अगर इस तरीके से हो गया, ये हो गया Q1 डैश और यहाँ पे हो जाएगा Q2 डैश। ठीक है बच्चों, मान लो क्योंकि हमने यहाँ फ्री स्पेस वाला मान लिया Q1 और Q2, और यहाँ पे, या चलो अगर आप Q1 Q2 ही मान लो, अभी चलो कोई बात नहीं, आपने
जो Q1 है और Q2 है बच्चों, इसको आपने क्या कर रहा है, मीडियम में डाल दिया है। तो ये जो Q1 और Q2 ये किसी मीडियम में है, तब इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो इसके बीच में जब बच्चों फोर्स लगेगा वो ये है, देखिए F इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों देखो जब 4 पाई एप्साइलम, अब हम लोग यहाँ जो नॉट ये E0 या एप्साइलम 0 या एप्साइलम नॉट जो किए थे वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए किए थे, लेकिन जब किसी मीडियम में आ जाएगा तो वहाँ वो एप्साइलम नॉट या एप्साइलम 0 नहीं करके वहाँ लिखाएगा एप्साइलम लिखाएगा बच्चों, ऐसे भी करके लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाता है। फिर यहाँ पे भी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वही है, क्योंकि उतने ही डिस्टेंस पे बच्चों रखना है जो इसके बीच में, क्योंकि वो हमें बस ये कंपेयर करना है कि उसी चार्ज को उसी डिस्टेंस पे जब हम फ्री एयर में यहाँ या तो कहाँ पे वैक्यूम में अगर हम रखते हैं तो उसी चार्ज को उसी डिस्टेंस पे जब हम किसी मीडियम में डालते हैं तो उसमें क्या कंपैरिजन आता है वही हमें देखना है, उनमें बल उसमें लगने वाले बल का क्या कंपैरिजन आता है, क्या रेशियो आता है, वही हम लोग को देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब हम यहाँ ये लिखेंगे तो यहाँ यम लिख देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ एक मीडियम एम जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी माध्यम में रखा गया है, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हमें कंपेयर करना, देखो यहाँ पे हम इसको मान लीजिए पहला नंबर दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको दूसरा नंबर दे देते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे किसको, बिल्कुल एयर में जो बल लग रहा है डिवाइडेड बाई किससे, मीडियम में जो बल लग रहा है। तो एयर में जो बल लग रहा है बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना ऐसे। फिर मीडियम पे कितना लग रहा है बच्चों बताइए, बिल्कुल यहाँ से 1/4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन लिखेंगे हम और इसके बाद वही Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, वही होगा। तो बच्चों ये इस तरीके से Q1 Q2 आर स्क्वायर ये सब कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, आप इतना तो कर ही लोगे जल्दी से, यस F/FM इक्वल टू बचेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये, अब यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिए 1/एप्सिलॉन नॉट और ये 1/एप्सिलॉन, है ना। ये अब इसको ऊपर जाएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, होगा ना बच्चों, बिल्कुल ये ऊपर चला जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे हो जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे बच्चों ऐसे कहीं लिखा रहता है किताब में, ऐसे आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम मान के लिख के चलते, ठीक। अब आप देखिए कि F जो है वो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही बच्चों इसी का जो रेशियो होता है उसको ये एप्सिलॉन ऐसे ही मान के ऐसे कर दो, एप्सिलॉन आर, यही इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर, यही जो टर्म है एप्सिलॉन आर बच्चों इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। फिर से यहाँ लिख देते हैं बच्चों तक, यानी F/FM इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन आर, यानी कि इम्प्लाई क्या होगा बच्चों, इसको किस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसको यहाँ से ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये जो है बच्चों ये क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो एप्सिलॉन आर है बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। सिर्फ फ्री स्पेस या एयर में ये 1 होता है, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा जो है किससे ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है। तो बच्चों जब ये एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 तो क्या F/FM जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो यानी कि बच्चों ये बताइए ये क्या इंप्लाई करेगा कि F इज ग्रेटर देन FM होगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए F इज ग्रेटर देन FM का क्या मतलब समझ में आया,
बिल्कुल सही। एफ जो है क्या है, फ्री स्पेस में जब एयर में होता है, और एफ एम क्या है, जब पॉइंट चार्ज, वही पॉइंट चार्ज उतने ही इक्वल डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम में होते हैं। तो यानी कि जब एयर में या फ्री स्पेस में या वैक्यूम में जब पॉइंट चार्ज रहेंगे, उस पर बीच में लगने वाला बल हमेशा ज़्यादा होता है, हाँ बिल्कुल, किसी और भी मीडियम में लगने वाले बल के। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कि फ्री स्पेस में फोर्स इतना है, बल लग रहा है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इक्वल उतने ही डिस्टेंस पे जितना बिल्कुल किसी मीडियम में लगने वाले बल, तो आप एकदम समझ कहीं भी आप इस बात को समझ जाएंगे कि फ्री स्पेस में हमेशा जो है किसी भी मीडियम के तुलना में हमेशा ज़्यादा लगता है बल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। कंडीशन अप्लाइड कि जो सेम पॉइंट चार्जेज और इक्वल डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे जो है बल लग रहा है, वही मीडियम में चला गया है वहाँ पे बच्चों, ये बात ध्यान देने की है। ठीक है, तो एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। ठीक है, तो बच्चों जो ये एप्सिलॉन आर है जो बच्चों, यही क्या होता है, हाँ बिल्कुल, अभी हमने बताया कि इसी को अपेक्षित विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी जो है ना अलग अलग मीडियम में एक फिक्स वैल्यू होती है, हमेशा अलग अलग, बिल्कुल जैसे कि फ्री स्पेस या एयर में 1 है ना, अगर यही जल में, अगर यही मीडियम ये जल होगा, ठीक है बच्चों, यही अगर ये जल होगा तो जल में एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है बच्चों कितना, बिल्कुल 80 होता है। ठीक है, 80 होता है। और अगर यही, अगर हम बोले कोई धातु हो, ठीक है, कोई धातु हो तो उसके, या कोई कंडक्टर रहेगा तो उसके जो एप्सिलॉन आर है बच्चों वो बिल्कुल इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, ये उसका वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रहता है। और ये जल इसी तरीके से अलग अलग मीडियम का एक फिक्स क्या रहता है, अपेक्षित विद्युतशीलता होता है। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे कि जो एप्सिलॉन आर है उसको एक कैपिटल लेटर के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, के से डिनोट करते हैं। बिल्कुल, जो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट को कहीं कहीं आप के देखेंगे, और यानी कि कहीं आप देखेंगे कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। ये बड़ा के बच्चों, ये वाला के नहीं, कि कौन सा के, स्मॉल के नहीं, कौन सा के, बड़ा कैपिटल के आप देखेंगे। और ये बच्चों जो होता है के, ये जो है क्या होता है बच्चों, बिल्कुल उसका एक नाम होता है और वो है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक बच्चों इंग्लिश में इसको डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब इंग्लिश में आप कहीं जगह पढ़ेंगे तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, या हिंदी में पढ़ेंगे तो परावैद्युत माध्यम में डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो है इसको कहा जाता है परावैद्युतांक। तो यहाँ जो अपेक्षित विद्युतशीलता है, इसको कहीं कहीं आप ये भी इस रूप में भी पढ़ेंगे, परावैद्युतांक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आप समझिए कि एप्सिलॉन इज अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कैपिटल के, या आप ये बराबर इसको इस तरीके से इक्विवेलेंट कर दो बच्चों, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी इसको ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम आपसे पूछें एक प्रश्न, आप अभी ऐसे ही आप अपने दिमाग में ही करके देखिए कि अगर हम बोलें कि 2 पॉइंट चार्ज है और किसी निश्चित डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसके बीच में 80 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, जब वो फ्री स्पेस में रखे गए हैं, जब 2 पॉइंट चार्ज बच्चों जब फ्री स्पेस में रखा गया है तो उसके बीच का जो बल है कितना है, अगर 80 न्यूटन का है। ठीक है बच्चों, 80 न्यूटन का है। और अब हम वही बोले कि इसी को उठा के अगर पानी में डाल दिया जाए, इसी पॉइंट चार्ज के इसी डिस्टेंस को अगर पानी में डाल दिया जाए तो इसके बीच में कितना बल लगेगा, आप बताइए। जब हम इसके बीच 80 है, बिल्कुल बच्चों आप तुरंत ये देखेंगे एफ बाई एफ एम इक्वल टू कितना है, के है या कितना है, एप्सिलॉन आर है,
और ये कितना है बच्चों, यहाँ पे 80 दिया हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू 80 दी है। और हमको कितना पता है, F की वैल्यू पता है, कहाँ, फ्री स्पेस। ये F बच्चों ये क्या होता है, फ्री स्पेस, कभी F0 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये 80 है और FM आपको पता लगाना है कि मीडियम का, और ये 80, तो आप यहाँ FM कर देंगे बच्चों, तो यहाँ 80/80 हो गया ना बच्चों, हुआ कि नहीं, बिल्कुल। तब हम कह देंगे, तब यहाँ पे हो जाएगा 1 न्यूटन, हो गया ना बच्चों। तो इस तरीके से आप देखें क्या कि जब मीडियम में रखा गया है तो इसका क्या हो गया है, बिल्कुल F मीडियम जो है काफ़ी इसके बीच का बल हमेशा कम हो जाता है, ठीक है, जब उसी पॉइंट चार्ज को मीडियम में हम रख देते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं ये क्या है बच्चों। बच्चों जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम्स लॉ है, यानी कि कूलॉम नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये हम लोग समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी निकाय बच्चों कोई भी सिस्टम में किसी आवेश, यानी कि कोई Q0 या Q0 आवेश रखा हुआ है, उस पर जो लगने वाला बल है उस निकाय में स्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बच्चों आप अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, किसी निकाय में किसी आवेश Q0 पर लगने वाला बल, यानी कि कोई एक सिस्टम है बच्चों, उसमें एक Q0 पहले तो एक आवेश है, लेकिन उसके अराउंड क्या है, उसी सिस्टम में उसी निकाय में स्थित आवेशों के कारण, यानी एक से ज़्यादा, मतलब वो Q0 तो है ही, उसके अलावा कई और भी चार्जेस जो हैं, चार्ज यानी कि आवेश जो है उस सिस्टम में मौजूद हैं। तो जो Q0 है बच्चों, उस पर जो बल लगेगा वो जितने आवेश उस सिस्टम में हैं उन पे लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आया आपको? चलिए करके देखते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, एक चार्ज है, कौन सा, ये भी पॉइंट चार्ज है बच्चों Q0, ठीक है, और कोई एक यहाँ पे सिस्टम मान के चलिए, कोई भी एक सिस्टम मान लीजिए, सीधा बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे इस सिस्टम मान के चलिए, अब इसके पास में यहाँ पे कोई एक, इस सिस्टम में Q1 चार्ज भी है, इस सिस्टम में Q2 चार्ज भी है, इसी सिस्टम में Q3 चार्ज भी है, 3, इसी में यहीं पे कर दें Q4 चार्ज है, यहाँ पे कर दें Q5 चार्ज है, इसी तरीके से ढेर सारे चार्ज, मान लो यहाँ पे क्या Qn मान के चलो बच्चों, ठीक है, मान लो n। अब यहाँ पे बात यहाँ हो रही है कि ये चार्ज यहाँ पे, और देखना है हमको ये Q0 पे, ठीक है, ऐसे ही Q1 पे भी देख सकते हैं बाकी के द्वारा ही, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर Q0 की बात करें, उस समय एट दैट टाइम हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, Q0 की। तो ये जो Q0 है, यानी कि ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पर बच्चों इस सिस्टम में इसके द्वारा भी बल लगाया जाएगा। ये देखो बच्चों, ये होगा कौन सा, F1, ठीक है, ये वेक्टर रहेगा बच्चों, ठीक है, जानते हैं कि ना, हाँ, कूलॉम लॉ में हमने देखा कि ये बल जो है बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर यहाँ से Q2 जो है, ये क्या है, इधर बल लगाया, कितना लगाएगा बच्चों, बिल्कुल F2 लगाया। इसी तरीके से यहाँ इस पे, यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा, ये बिल्कुल बच्चों, ये कुछ निश्चित दिशा में होंगे और कुछ निश्चित डिस्टेंस पे होंगे। यहाँ पे मान लो R1 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो कितना रहेगा, यहाँ पे मान लो ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे, ये मान लो R3 डिस्टेंस पे, इसी तरीके से ये मान लो कि R4 डिस्टेंस पे है, और इसके द्वारा यही पॉइंट, ये इधर ही डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, F4, ठीक है। उसी तरीके से ये है, मान लो कि, तो इसी तरीके से बच्चों कई जितने भी चार्जेज हैं, Q1 है या मान लो Q5 है, तो ये यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, कितना F5, या और Qn इसी तरीके से है तो Qn भी इधर लगाएगा, क्या लगाएगा, Fn, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है ये सुपरपोजिशन ऑफ दी चार्जेस है और उसमें कूलॉम्स लॉ अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे
कि F1 F1 3 मतलब 1 के द्वारा हम लोग पढ़े हैं ना बच्चों, बिल्कुल 1 और 3 Q1 और Q3 के बीच में F1 3 लगेगा, ये सब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ आप देखे होंगे Rn जो है ऊपर क्या यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, बिल्कुल, और यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़े हैं कि वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है, किस चीज़ का डायरेक्शन बताता है, बिल्कुल फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो ये कुछ इस तरीके से बल लगेगा। यहाँ पे Q0 जो सामने आप देख सकते हैं पिक्चर, उस पर Q1 पे पता लगाने की कोशिश की गई है कि Q2 Q3 और बाकी सबके द्वारा क्या फोर्स है, Q1 के द्वारा क्या बल लगाया जाएगा लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे इस तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब्स लॉ का क्या कहता है कि यहाँ पे जो इस पे जो रिजल्टिंग फोर्स लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स जो लगेगा वो होगा बच्चों, नेट फोर्स को मान लो Fn से डिनोट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो Q0 पे लगने वाला बल जो है बच्चों, ये वेक्टर सम का बच्चों जो इस पे सभी पॉइंट चार्जेस द्वारा लगे हुए बल का बिल्कुल वेक्टर सम होता है, ठीक है, यानी कि सदिश योग है, यानी कि ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बच्चों ऐसे, फिर ऐसे करते हुए मान लो जितने भी चार्जेज हैं मान लो Fn तक हैं, तो ये Fn वेक्टर तक ये इस तरीके से इसका वेक्टर सम होता है बच्चों। अब आप ध्यान देंगे कि ये और भी चार्जेज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यार ध्यान दीजिए, कूलम्ब लॉ के द्वारा ये कहा गया है कि जब यहाँ पे कोई भी निकाय में जब पॉइंट चार्जेज होते हैं तो पॉइंट चार्जेज में अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेज के बीच के बारे में जब बल की बात करते हैं तो कोई उसके आसपास जो पॉइंट चार्ज है उसके बल का उसके द्वारा इस पे कोई बल जो है महसूस नहीं होता है, यानी कि उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। वो इस पे कोई बल और नहीं लगता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस समय सिर्फ और सिर्फ इसका और बाकी किसी पॉइंट चार्जेस से इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से इस पे इसके बीच में करें तो बाकी पॉइंट चार्जेस को उस समय कोई इस पे इन दोनों के बीच में लगने वाले बल का कोई असर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये इसका जो है वेक्टर सम होता है, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, बिल्कुल कूलम्ब नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक बार फिर से पढ़िए, किसी निकाय में किसी आवेश Q0 पर लगने वाला बल उस निकाय में स्थित आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग यानी कि वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। उसके स्केलर सम की बात नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, उसके डायरेक्शन को भी उस समय ध्यान दिया जाएगा जब हम उसको सम करेंगे, यानी कि जब उसका योग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक हम लोग न्यूमेरिकल करके देखते हैं इससे संबंधित। तो बच्चों चलिए अपने इस कॉन्सेप्ट पे ही के बेसिस पे ही हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और साथ में आप लोग भी करिए। चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न ये है कि जो 2 बिंदु आवेशों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट, जब कूलम्ब लॉ की बात करते हैं हम लोग देखें उसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कि उसमें जो है बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्जेस के बीच की ही बात किया जाता है, ठीक है, के बीच में ही बल लगने वाले बल के बारे में ही कूलम्ब्स लॉ बताता है, डिस्क्राइब करता है। सो 2 बिंदु आवेशों Q कैपिटल Q यानी एक बिंदु आवेश कैपिटल Q है और दूसरा बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज कौन सा है, स्मॉल q है। उनके बीच विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है F है, कैपिटल F है। अगर तो अब यदि एक आवेश एक दूसरा कोई एक आवेश बच्चों माइनस Q को स्मॉल q मीन्स प्लस Q, स्मॉल माइनस Q को प्लस Q यानी जब प्लस रहता है तो बच्चों उसको लिखते नहीं है, Q के बगल में रखा जाता है तो कैपिटल Q पर Q के कारण बल क्या होगा। तो बताइए बच्चों, चलिए करते हैं।
उम्मीद है कि आप लोग कर ही लिए होंगे, अब तो इतना समझ ही गए होंगे। चलिए बच्चों, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, कौन कौन सा है बच्चों? कैपिटल Q एंड स्मॉल q, यही प्रश्न है। मान लो ये किसी भी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस तो दिया नहीं है, मान लो ये r डिस्टेंस पे होगा, कुछ ने भी डिस्टेंस पे तो होगा, तभी तो बल तो लग रहा है, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा ही। हाँ, तो अब जो है चाहे यहाँ रखा होगा, यहाँ रखा, कहीं भी, तो ये जो है बोला है कि ये दो बिंदु आवेश है कैपिटल Q और स्मॉल q, इसके बीच में जो लगने वाला बल है वो है F। ठीक है, क्या है? F। यानी कि बच्चों ऐसे मान के चलो अब कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग भी करो जल्दी से। यहाँ पे बच्चों कोई ये बात नहीं बताया है कि इसमें ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में है, कि किस मीडियम में है, कुछ नहीं किया है। तो एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं या एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आर का आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ पता है इसका। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये एफ लग रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे जब इसके, अगर इसी के पास में बच्चों, इसी के पास, इसी के बगल में ही मान लो एक दूसरा चार्ज माइनस क्यू रख दिया गया, एक दूसरा चार्ज जो है एक माइनस क्यू रख दिया गया है, तो अब जो है इस पे कितना बल लगेगा? अब इस पर पूछ रहा है कि कैपिटल Q पर इसी Q के द्वारा, जब ये माइनस Q इसके बगल में रख दिया गया है, तो अब इस कैपिटल Q पे पहले तो बस Q जब तक ये नहीं रखा हुआ था तब तक इसके बीच में लगने वाला बल कितना था? F था। ठीक है, कैपिटल F था। लेकिन अब जब बोल रहा है कि जब माइनस Q इसी के बगल में रख दिया गया है, तो अब जो है इसके द्वारा इस पे कितना बल लगना, अब इसी के द्वारा बोल रहा है, स्मॉल q ही के द्वारा बोल रहा है। कब लिख कि इसके बगल में जब माइनस q रख दिया गया, तो पूछ रहा है क्या इसके द्वारा कुछ असर पड़ेगा क्या इसके पे? कब? जब तक कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया जा रहा है इसको नहीं किया जा रहा है, ये तो बस बोला जा रहा है कि इसके बगल में रख दिया गया है। ठीक है, और अभी हमने देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलॉम्स लॉ में, हमने देखा कि जब किसी सिस्टम में जब कोई दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जब हम फोर्स मेजर कर रहे हैं या बल को पता लगा रहे हैं, तब बाकी किसी उसके आसपास के चार्जेस को कंसीडर नहीं करते, उसके इंडिपेंडेंट मानते हैं, उसका कोई प्रभाव अगल बगल वाले चार्जेस से नहीं पड़ता है। अभी हमने पढ़ा, तो यानी अगर ये माइनस क्यू बगल में आ भी गया तो इसके बीच में लगने वाले बल इस पर जो है इसके द्वारा उतना ही बल लगेगा जितना ये नहीं भी था, तो क्योंकि माना यही जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कि उस सिस्टम में उसके अगल बगल के आवेश से वो इंडिपेंडेंट होता है, ये चार्ज के बीच में जो फोर्स रहता है वो। ठीक है, तो यानी कि जब उसके बगल में ये रख भी जाता है तभी भी जो है क्यू पर, क्यू के मतलब कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के कारण जो है बल उतना ही होगा। कितना होगा? बिल्कुल एफ रहेगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल एफ ही रहेगा। अब दूसरा प्रश्न आपका पूछा था कि क्यू पर कुल बल क्या होगा। अब देखिए, अब यहां पे बोला है कि पहले तो बोला है इसके द्वारा, फिर से एक बार प्रश्न देखिए आप लोग, देखिए पहला प्रश्न पूछा था कि कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के कारण बल क्या होगा, तो हमने देखा कि भाई माइनस क्यू का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यू के बगल में था तो अभी वो अफेक्ट नहीं करेगा, जब क्यू स्मॉल क्यू को ही बस देखेंगे कैपिटल क्यू पे। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कैपिटल क्यू पर कुल बल क्या होगा, तो यानी अब कैसे होगा बच्चों? अब देखिए, अब यहाँ पे इस सिस्टम में अब इसको अगर मान लीजिए एक सिस्टम मान लिया गया। देखिए बच्चों, हमने कहा कि अब ये एक सिस्टम हो गया, यानी एक निकाय हो गया, और हमने देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि जो अगर इस निकाय में जितने चार्जेस हैं, अगर यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्यू नॉट देखा था और हम यहाँ पे कैपिटल क्यू वही देख रहे हैं, तो इस कैपिटल क्यू पे किसके द्वारा, देखो यहाँ पे मान लो फोर्स ये नेट जो है, एफ नेट जो है बच्चों, एफ नेट अगर एफ एन के रूप में देखा जाए बच्चों, यहाँ पे एफ नेट लिख देते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, ये बराबर होगा किसके द्वारा? इसके द्वारा भी जो चार्ज लगेगा, बल लगेगा, प्लस इसके द्वारा लगेगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जो अब क्यू डैश जो है, अब इन दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, कितना? क्यू माइनस क्यू
हो जाएंगे ना बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा 0, होगा ना। या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया ये क्यू के द्वारा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 पूरा ही कर लो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई, मान लो r पे था तो r² प्लस कर लो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, अब यहाँ पे माइनस क्यू अपान r²। अब हुआ कितना बच्चों, बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब इतना छोटा छोटा सा आप लोग आराम से कर लोगे, माइनस क्यू की हो गया r², ये 0 हुआ कि नहीं, कैपिटल क्यू माइनस क्यू माइनस, बिल्कुल, तो 0। एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 0 होगा, यानी क्यू पर कुल बल कितना होगा बच्चों, बिल्कुल 0 होगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आज आप लोगों को क्लास में जो भी पढ़ाया गया, और क्या पढ़ाया गया, बिल्कुल आप लोग को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस ऑफ मीडियम पढ़ाया गया है, और उसके बाद में आपने हम पढ़ा क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आगे अब अगली कक्षा में कुछ और जानकारियों के साथ इसी चैप्टर से मिलते हैं। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।